स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर और मैं आपके साथ यहाँ डॉक्टर शालिनी हूँ। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 14। तो जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आर्टिकल 14 से 18 तक के जितने भी राइट्स हैं वो राइट टू इक्वलिटी इसमें आते हैं। तो आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की बात करता है, आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसी सीरीज में आगे बढ़ाते हैं और आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जिसमें कि कानूनी रूप से जो इक्वलिटी है, एक कानूनी रूप से समानता है, उसकी बात की गई है। आर्टिकल 15 जो है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग इन सभी के आधार पर समानता की बात करता है। तो एक तरह से ये सामाजिक मुद्दे हो गए हैं। आर्टिकल 16 जो है वो अवसरों की समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, यानी कि किसी तरह का छुआछूत भेदभाव, इस तरह की अनटचेबिलिटी जैसी चीजें नहीं होंगी समाज में। इसके साथ ही आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों के अंत, यानी किसी तरह का किसी को टाइटल नहीं दिया जाएगा, इन सभी के अंत की बात करता है। तो यहाँ जो आर्टिकल 14 है ये कानूनी रूप से समानता की बात कर रहा है। तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। राइट टू इक्वलिटी यानी कि आर्टिकल 14 ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को ही मिला हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 में ये नेचुरल जस्टिस की बात करता है, यानी कि नैसर्गिक न्याय की बात करता है। यहाँ हमें दो फ्रेजेस देखने को मिलते हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है, और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण, जो कि हमने अमेरिका से लिया है। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेचुरल जस्टिस के साथ ही आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ की बात करता है, यानी विधि के शासन की बात करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है आर्टिकल 14, यानी कि जो भी क्लासिफिकेशन होंगे जिनकी बेसिस पर लोगों को राइट्स प्रदान किए जाएंगे, उनके लिए कानून बनाए जाएंगे, तो उसके लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाना जरूरी है। तो इन सारी चीजों को हम लोग अभी आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द डिमांड ऑफ द राइट टू इक्वलिटी, यानी कि राइट टू इक्वलिटी की डिमांड्स कब कब हुई हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो समानता का अधिकार है, यानी राइट टू इक्वलिटी है, इसके बारे में जिक्र हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो कि 1789 में हुआ था। इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, ये तीन जो चीजें थी, इनके लिए डिमांड की गई थी। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी, इसमें भी अधिकारों के लिए डिमांड की गई थी, जिसमें राइट टू इक्वलिटी भी एक था। कराची कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 में हुआ था, इसमें भी राइट टू इक्वलिटी के लिए डिमांड की गई थी। देन 1945 में आई सप्रू कमेटी, जो कि रिकमेंड करती थी कि राइट टू इक्वलिटी को संविधान में शामिल किया जाए। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 में कौन से दो फ्रेजेस हैं जो शामिल हैं, जिनसे आर्टिकल 14 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ दो फ्रेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता। कानून के नजर में, कानून के सामने हर व्यक्ति समान है, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय हो, कर्मचारी हो, या फिर किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा कोई व्यक्ति हो, यहाँ सभी व्यक्ति समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात हो रही है, जिसे हमने ब्रिटेन से लिया है, और इसकी जो अप्रोच है वो नेगेटिव है, ये नकारात्मक है। ठीक है, इसके साथ ही दूसरा जो है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि विधियों का समान संरक्षण। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है वो हमने अमेरिका से लिया है, और इसमें जो इसकी अप्रोच है वो है पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक है। ठीक है, और इसको जो डाइसी थे, एवी डाइसी, वो इसके फादर माने जाते हैं, इसके जनक माने जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ की, तो यहाँ पर ये होता है कि सभी व्यक्ति तो समान होंगे, लेकिन इसके साथ ही किसी तरह का कोई भी विशेषाधिकार, कोई भी स्पेशल टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा, किसी तरह की किसी को विशेष जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाएंगी, सभी जो व्यक्ति हैं वो समान होंगे। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, वो ये कहता है कि यहाँ
और रीजनेबल जो क्लासिफिकेशन है वो हो सकता है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये कि प्रत्येक व्यक्ति की कानूनों तक जो पहुंच है वो बराबर होनी चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति जो है वो न्याय पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए जा सकता है, उसको राइट होता है जस्टिस का। सभी व्यक्तियों पर लागू होने वाले ऐसे नियम नहीं बनाए जाने चाहिए जो कि पूरी तरह से समान हो, यानी कि ये बात करता है युक्ति युक्त वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बारे में। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट से प्रेरित है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे कानून होते हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए अप्लाई नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ वर्ग बनाने होते हैं, कुछ क्लासेस बनानी होती हैं जिनके लिए अलग अलग कानूनों की व्यवस्था करनी होती है। अब जब हमने पहले वाला फ्रेज पढ़ा कि विधियों के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसमें तो सभी व्यक्ति समान थे, सभी समान हैं। अगर वो जस्टिस की बात कर रहे हैं, कानूनों की बात कर रहे हैं, तो सभी व्यक्ति समान हैं। लेकिन दूसरा ही फ्रेज कह रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ क्लासिफिकेशन करने हैं, कुछ वर्ग बनाने हैं, कुछ क्लासेस डिफाइन करनी है जिनके लिए अलग अलग कानून बनाए जाएंगे। तो इसी को हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल इस तरह से हो सकते हैं कि आप सपोज करिए कि एक यहाँ हम वर्ग बना सकते हैं टीचर्स के लिए और दूसरा यहाँ वर्ग हम बना सकते हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए। ठीक है, अभी टीचर्स जो हैं इनके लिए अलग जो रूल्स हैं, जो कानून हैं वो बनाए जाएंगे, इनके लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस होंगे। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स होंगे इनके लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस होंगे। ये एक हमने ग्रुप डिसाइड कर लिए। इसके साथ ही अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन सिस्टम को भी एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। वो इस तरह से कि हम यहाँ पर कुछ क्लासेस इस तरह से डिफाइन करेंगे कि यहाँ हम रख सकते हैं प्राइमरी, यहाँ हम रख सकते हैं इंटरमीडिएट, एंड यहाँ हम रख सकते हैं हायर। ये तीन जो कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं स्टूडेंट्स की, इन सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होंगे। अब हम ये देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोविड हमने ये देखा कि प्राइमरी के लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस थे कि जो क्लासेस हैं वो 5th तक बंद रहेंगी या व्हाटएवर जो भी है, उनके लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस थे। इंटरमीडिएट के लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं और हायर के लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। ठीक है, यानी कि इस तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं। 3 क्लासेस डिफाइन यहाँ की गई हैं और तीनों ही क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग रेगुलेशंस हैं। इसके साथ ही एक और एग्जाम्पल हो सकता है, वो ये कि यहाँ एक कैटेगरी में हम रख सकते हैं वुमेन्स को, देन हम चिल्ड्रन को रख सकते हैं और इधर रख सकते हैं हम सीनियर सिटीजन्स को। ठीक है, तो ये तीनों ही कैटेगरी हैं, इनके लिए अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब महिलाओं के लिए यानी वुमेन्स के लिए बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, अलग अलग उनके लिए उनकी हेल्थ के लिए आती हैं पॉलिसीज आती हैं, या फिर उनकी सुरक्षा के लिए आती हैं। वो सारी चीजें अलग कैटेगरी में मानी जाएगी। चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए पोषण सप्ताह हो गया जो आंगनवाड़ी में होते हैं, या फिर बच्चों की सेफ्टी के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर उनके लिए जो अलग अलग कानून आते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, ये सारी चीजें जो हैं वो अलग कैटेगरी में आएंगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग कानून बनाए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन में हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब हम रूल ऑफ लॉ को समझ लेते हैं। रूल ऑफ लॉ जो है वो A.V. डाइसी ने दिया था 1885 में। तो 1885 में उनकी एक बुक आई थी, उसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंग्लैंड। ये जो बुक थी इंग्लैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उस पर बेस्ड थी। इंग्लैंड के बारे में हम सभी जानते हैं कि वहां पर जो क्राउन है वही सब कुछ है। ठीक है, तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन इज किंग है और वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां की परंपराओं पर बेस्ड है।
धीरे धीरे वो जो उनकी परंपराएं हैं उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन का रूप ले लिया है, और जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में नहीं है, अनरिटन में है, अलिखित है। ठीक है, तो यहाँ एवी डाइसी जो है इस बुक में द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंग्लैंड में 3 बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं, उनके हम जिक्र कर लेते हैं। पहला जो है वो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि कानून ही सर्वोच्च है। ठीक है, तो ये जो रूल ऑफ लॉ है यहीं से निकला है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब ये है कि कानून ही सर्वोच्च है, जैसा कि हम ब्रिटेन में भी देखते हैं। दूसरा यहाँ पर ये है पॉइंट कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। इसको हमने अपने इंडिया में अप्लाई कर लिया है। ठीक है, और ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद तीसरा जो इनका प्रिंसिपल है वो है कॉन्स्टिट्यूशन इज आउटकम ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साधारण कानूनों से ही निकला है, साधारण जो ऑर्डिनरी कानून है उनका ही परिणाम है। तो यहाँ पर जो अभी मैंने बताया कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे जो परंपराएं उनकी विकसित हुई हैं, डेवलप होती गई हैं, उनको ही उन्होंने कानून का रूप दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का रूप दे दिया। तो ये वही है। तो बेसिकली जो डाइसी ने अपना प्रिंसिपल दिया है उसमें तीनों ही प्रिंसिपल जो है रूल ऑफ लॉ के, ये तीनों ही ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, और यहाँ से इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो हमने अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया है। इसके साथ दूसरा जो पॉइंट था वो हमने अमेरिका से लिया है, जो कि है विधियों का समान संरक्षण। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस क्या है, कुछ अपवाद हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल आता है इसके अपवाद के रूप में वो है आर्टिकल 361, जो कि ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकती है, और अगर इस तरह का कोई मामला उनके ऊपर दर्ज होता है या फिर कार्यवाही की भी जाती है तो इसकी 2 महीने पहले उनको इंफॉर्मेशन या सूचना दी जाएगी। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं ये एक्सेप्शंस होते हैं, इनके ऊपर किसी तरह का कोई भी केस या कोई भी मामला दायर नहीं किया जा सकता है। दूसरा है आर्टिकल 361 का ए। तो 361 ए ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति संसद या विधानमंडल की कोई भी कार्यवाही है उसको प्रकाशित करता है मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर में या किसी भी पत्र पत्रिका में, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई भी सिविल या कोई भी जो क्रिमिनल केस है वो दायर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस जो दायरे में आती है मीडिया, यानी कि जो मीडिया है अगर ये किसी भी तरह का प्रकाशन या पब्लिकेशन करती है संसद की कार्यवाही का या फिर विधानमंडल की कार्यवाही का, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मामला दायर नहीं किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 105, जो कि बात करता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। तो जितने भी एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव होते हैं, तो इन सभी के लिए कहा जाता है कि इनके कार्यकाल के दौरान या फिर ये अगर संसद में किसी भी तरह का कोई भी अपना स्टेटमेंट देते हैं, किसी भी तरह का अपना विचार व्यक्त करते हैं, तो उसके प्रति कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसी तरह का दूसरा आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 194, जो कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करता है। तो सेम है दोनों में, आर्टिकल 105 संसद सदस्यों की बात करता है और 194 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स की बात करता है, यानी राज्य विधानमंडल की बात करता है। इन दोनों ही आर्टिकल्स में कहा गया है कि अगर ये जो मेंबर्स हैं ये संसद में या फिर राज्य विधानमंडल में किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही जो डिप्लोमेट्स होते हैं, राजदूत होते हैं, इनके ऊपर भी किसी तरह का कोई भी मामला दायर नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही एक और आर्टिकल है जो कि है 31C। 31C के बारे में कहा जाता है कि जहां 31C आता है वहां से आर्टिकल 14 चला जाता है। तो 31C के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी राज्य विधानमंडल, किसी स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा अगर डीपीएसपी के क्रियान्वयन के संबंध में कोई नियम बनाया जाता है जिसमें कि आर्टिकल 39 की क्लॉज C और B और C इनका समावेश है, तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट यहाँ इसी बात को फिर से दोहराता है कि जहां आर्टिकल 31C आता है वहां से आर्टिकल 14
चला जाता है। तो आर्टिकल 14 से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और जो अलग अलग जो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो केसेस दायर हुए हैं आर्टिकल 14 का जहाँ जिक्र हुआ है उन सबसे रिलेटेड है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 14 में बेसिकली वही दो प्रिंसिपल्स हैं जो विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, ये दो चीजें अगर क्लियर होंगी तो आपको आर्टिकल 14 क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।